भी तन पे नहीं। जब राइटिंग देखते हैं तो हम सरप्राइज हो जाते हैं, तो हम पूछते हैं उनसे, इमोशनली हो जाते हैं, पूछते हैं कि आप कहाँ तक पढ़ी हैं, आप क्या करना चाहते। तो कहती है मैडम हम ग्रेजुएट हैं, सो ऐसी ऐसी मेरी प्रॉब्लम है। हमको लगता है हर तीसरे चौथे घर में ऐसा देखने को मिलता है। मनीष सिंह और आप देख रहे हैं प्रगति वार्ता न्यूज। इस वक्त प्रगति वार्ता न्यूज की टीम मोतिहारी में है और हमारे साथ जन स्वराज की भावी प्रत्याशी नेत्री सुधा वर्मा है और लगातार क्षेत्रों में जा रही है। हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे और लड़ेंगे तो लड़ेंगे कैसे। चैनल में हमारा स्वागत है मैडम। आपका सवाल अभी हुआ कि हमने किस मुद्दे पे अभी हमारी लड़ाई है, लड़ाई हो रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहली बात है कि अभी जनता में जाने के बाद हमने बहुत सारे यहाँ सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से मिल रखी हैं, लेकिन जनता तक पहुँच नहीं पा रही है। बिजली की सुविधाएं अभी कल हमने एक जगह मीटिंग की थी जहां 400-500 गांव के लोग थे। वहां 4-5 दिन बिजली कटी हुई थी और वहां के लोगों का ये कहना था कि हम लोग के यहाँ स्मार्ट बिल के माध्यम से हमारे यहाँ लाइन काट दी जाती है कि 5,000-6,000 हम लोग को बिल नहीं दे पाते हैं। इसलिए और भी है कि जैसे खेतीबाड़ी में लोगों को मजदूरी नहीं मिल पाती है, मनरेगा का पेपर बनता है, कार्ड बनता है और उन्हीं लोगों से पैसा लेके थोड़ा बहुत उन लोगों को दे के ले लिया जाता है। और भी है सारी बात, जैसे कि महिलाओं को पेंशन नहीं मिलता है। कहा जाता है क्या कि इतना थोड़ा पैसे के लिए आप लोग दौड़े चले आ रहे हैं, 200 रुपया महीना के लिए आप लोग दौड़े चले आ रहे हैं, वो भी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। ये सारी बहुत सी बातें हैं जो जनता त्रस्त है और जनता का कहना ये है कि हम नेता बनाते हैं अपने दुख सुख के लिए, लेकिन कोई भी नेता हमारे साथ उस जगह खड़ा नहीं हो पाता है। उन लोग के पास बहुत जगह ऐसा है कि छत भी नहीं है, तन पे कपड़ा भी नहीं है, पेट पे रोटी भी नहीं है। और कहा जाता है कि शिक्षा जो है मानव बनाता है बच्चों को, बच्चे भविष्य हैं और बच्चे ही जानवर से इंसान, शिक्षा से ही हो पाते हैं बच्चे, इंसान नागरिक अच्छा बनता है। शिक्षा की व्यवस्था तो बहुत जगह ऐसा है कि स्कूल का कहीं भी स्कूल का नामो निशान नहीं, बहुत दूर दूर तक है। कहीं आंगनबाड़ी की व्यवस्था है तो खाने पीने की व्यवस्था के लालच से जाते हैं लोग, तो वहाँ पढ़ाई नहीं होती है और खाने पीने का जो चीज़ें हैं वो भी सड़ी हुई ही मिलती है। ऐसी सारी बातें हैं और हमारा जो जन स्वराज का जो सोच है, हमारे प्रशांत सर का जो सोच है, उनका कहना है कि पहले ज़मीनी स्तर से हमको इन चीज़ों को मजबूत करना है। वो खुद नेता तो बनेंगे नहीं, उन्हीं लोग के बीच से नेता निकालेंगे और जो सोच है उनका नेता बनाने का जो तरीका है उसको बदलना है। और नेता बनाने के बाद ही, और हर जगह से जो हर पद के वार्ड मुखिया सरपंच अगर अच्छे बन जा रहे हैं तो उनका कहना है कि उन्हीं लोगों के साथ हम मीटिंग करेंगे और अस्थायी उस गांव में क्या प्रॉब्लम है उस चीज़ को दूर करने के लिए कोशिश करेंगे। कब करेंगे, वो अकेला तो कर नहीं सकते हैं। तो ये सारे पद को बनाते हुए और अच्छे लोगों को चुनते हुए वो लोग बताएंगे कि अस्थायी क्या समस्या है और इसको कैसे दूर की जाएगी। आप महिलाओं के बीच जा रहे हैं, महिलाओं को क्या समस्या लग रहा है? आप भी एक महिला है, महिलाओं के बारे में बताइए। देखिए, महिलाओं के साथ तो पलायन की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि महिलाएं ही बच जा रही हैं। गांव घर में सिर्फ बच्चे और बूढ़े महिलाएं ही रह पाते हैं। जो लोग हैं, जो उन लोग के सहारा है, वो लोग तो बाहर चले जाते हैं, रुपया कमाने चले जाते हैं और बहुत समस्याएं आती हैं। जहां कोई भी फेस्टिवल हुआ या कोई बीमारी हुआ या कोई भी ऐसा, जैसे प्रेगनेंसी के पीरियड में भी महिलाओं को इतनी सारी प्रॉब्लम आती है कि वो सही समय पे मेडिकल सुविधा भी नहीं रहने के वजह से, घर में गार्जियन नहीं रहने के वजह से वो लोग सही समय पे सही जगह पे नहीं भी जा पाती हैं, तो केस खराब भी हो जाता है। महिलाओं के लिए ऐसे महिलाओं को लत्तियाँ मानी जाती हैं कि लत्तियों की तरह महिलाएं होती हैं। उन्हें सहारों की ज़रूरत होती है। अगर उन्हें सही साथ सहयोग सहारा नहीं मिले तो अच्छे से फैलकर अपना विकास नहीं कर पाती हैं, तो उनको तो साथ की ज़रूरत होती है। तो जब उनका जो सहारा हो वही अगर वहाँ से उनके पास नहीं रहे तो उनके पास समस्याएं ही समस्याएं होती हैं। तो अगर आप विधानसभा में चुनाव लड़ते हैं, अगर जीत जाते हैं, तो महिलाओं के लिए सबसे पहला प्राथमिकता आपका क्या होगा?
देखिए, जब मैं जीतूंगी तो महिलाओं के लिए सबसे प्रथम प्राथमिकता यही होगी कि उनको हम सेल्फ डिपेंड होने का करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान पुरुष प्रधान देश है। आज भी हमारे यहाँ घरेलू हिंसा हर दूसरे घर में है, तीसरे घर में है। चाहे वो पढ़े लिखे परिवार हो, चाहे वो सशक्त हों, चाहे वो पैसे वाले हों, चाहे झोपड़ी में रहती हुई, हमको तो दिखता है कि झोपड़ी में रहने वाली महिलाएं ज़्यादा स्वतंत्र है, सुखी हैं, क्योंकि खाते पीते और अच्छे घरों में, बंद घरों में स्थिति महिलाओं की ज़्यादा खराब है। ये लोग तो मान लीजिए आप अपने अंदर का जो क्रोध है वो बाहर निकाल लेती हैं, मारपीट गाली गलौज कुछ करके, या बकरी पाल लेती हैं, अपना खर्चा निकाल लेती हैं, खेतीबाड़ी कर लेती हैं, छोटा छोटा बहुत सारा व्यवसाय है जो वो लोग कर लेती हैं। लेकिन मिडिल क्लास की महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय है। इन लोग के पास तो कोई कुछ भी नहीं रहता है और झूठे प्रतिष्ठा के नाम पे ये लोग दबी कुचली रहती हैं। हर दूसरे तीसरे घर में घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं हैं और इनका एक ही इलाज है कि वो सेल्फ डिपेंड हो। तो हम नहीं है, इसी की वजह से उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना झेलना पड़ा। हाँ, देखिए, बहुत सारे घरों में हम अभी जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि पढ़ी लिखी महिलाएं हैं। लगभग हमको लगता है कि सभी आज के डेट में बहुत सारे घर की महिलाएं ग्रेजुएट है ही। और जब हम ये कपल जैसे हस्बैंड वाइफ की जोड़ी का होता है ना, वो देखते हैं तो हम बहुत मामले में मिलाते हैं कि बहुत सी महिलाएं, आज के दौर की महिलाओं की बात कर रही, स्थिति बहुत ख़राब है, क्योंकि वो पढ़ लिख तो जाती हैं, उनको जॉब वॉब मिलता नहीं है। तो जैसे पहले महिलाओं की आम तौर से दहेज वहेज दे के शादी होती थी, बहुत कष्ट से, पेरेंट्स पढ़ाने में भी पैसे लगा रहे हैं, शादी ब्याह में भी पैसे लगा रहे हैं और बहुत सारा दहेज भी देते हैं। उसके बाद भी हम घर में जाते हैं तो देखते हैं कि कहीं से भी हस्बैंड आया, कोई बात कहा, मन के हिसाब से हुआ ना हुआ, बस चटपट मारना भी शुरू कर देते हैं। ये भी उन लोगों को नहीं लगता है कि हाँ, सामने कोई खड़ा है कि कैसे बिहेव करना चाहिए। मान सम्मान के लिए महिलाएं तड़पती हैं, तरसती हैं। महिलाओं को थोड़ा सा मान सम्मान, अपनी ज़रूरत की खर्ची अगर कम पड़ भी जाए, लेकिन मान सम्मान तो मिलना चाहिए सबको। तो हर दूसरे और तीसरे घर में ये स्थिति देखने को मिल रही है। पढ़ी लिखी हैं, कई बार ऐसा हुआ है कि हम उन लोग का डाटा वगैरह लिख रहे होते हैं या कोई फॉर्म उम भर रहे होते हैं तो महिलाएं बोलती है कि मैम आप ये काम में उलझी हुई हैं, आप इस काम को कीजिए, ये हम भर लेते हैं। तो जो हम उनको आजमाने के लिए उनको देते हैं कि ठीक है, ये फॉर्म आप भरिए। तो जब वो भरती हैं, उनका राइटिंग जब हम देते हैं, इंग्लिश और हिंदी राइटिंग देखते हैं और उनकी स्थिति जो देखते हैं, न सर पे छत है, न खाने का कुछ अच्छा व्यवस्था, खाने का भी कोई ढंग का व्यवस्था नहीं है, कपड़े भी तन पे नहीं। जब राइटिंग देखते हैं तो हम सरप्राइज हो जाते हैं। तो हम पूछते हैं उनसे, इमोशनली हो जाते हैं, पूछते हैं कि आप कहाँ तक पढ़ी हैं, आप क्या करना चाहते। तो कहती है मैडम हम ग्रेजुएट हैं, सो ऐसी ऐसी मेरी प्रॉब्लम है। हमको लगता है हर तीसरे चौथे घर में ऐसा देखने को मिलता है। और ये है कि हस्बैंड या घर के लोग का कोई भी स्थिति उनकी किसी तरह की सही नहीं है। अगर प्रशांत सर आएंगे, अगर हमारी ताकत बनेंगे, मेरे बाहुबल है, हम समझते हैं उनको, अगर जन स्वराज की सरकार बनेगी तो मैं यही चाहूँगी कि छोटे से बड़े हर महिलाओं का एक ही जवाब है कि हमनी के कुछ करे के बा। हमनी के पढ़ल लिखल नहीं सन, लेकिन बहुत काम कर सकता नहीं, हमनी के कुछ करे के बा। तो सबको कुछ न कुछ, क्योंकि ज़रूरतें सबके पास है। तो अगर जितना हो सके उतना हम ज़रूर कोशिश करेंगे। मेरा मन इमोशनल हो रहा है कि हम उन सारी महिलाओं के लिए कुछ न कुछ हम जरूर, इतना पढ़ लिखने के बावजूद, इतनी शिक्षित, इतना ज्ञान होने के बावजूद वो लोग घर में मार खाएं, गालियाँ खाएं और सबका सेवा करने के बाद भी 6 बजे सुबह से आपको शाम को 12 बजे 1 बजे रात तक सबका सेवा करे, सारी चीज़ का सब चीज़ सिस्टम में करे। कहा जाता है ना कि अगर शिक्षित माँ हो तो बच्चे शिक्षित होते हैं। तो ऐसे के बावजूद भी उनकी स्थिति सही नहीं है और मैं चाहूँगी कि उनकी स्थिति सुधारने की कोशिश करूँगी कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पैसा वो खुद को, क्योंकि दे ऑल थिंक्स दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया, ज़िंदगी में पैसों का बहुत महत्व है। आखिर आपको सरकारी कॉलेज में आप प्रोफेसर के पद पे थे, आपको प्रोफेसर के पद से त्याग पत्र दिए, आखिर क्या कारण था? देखिए, मैं राजनीति से बहुत दूर थी, मुझे ABCD तक का ज्ञान नहीं था। कॉलेज में मेरे सर लोग भी कहा करते थे कि किताबों की दुनिया से थोड़ा सा इधर भी आइए, थोड़ा पेपर ऊपर न्यूज़पेपर भी पढ़िए, थोड़ी दिन दुनिया का भी खबर लिया कीजिए। अक्सर ये बातें चर्चा में रहती थी।
मेरे हस्बैंड अचानक हमको बोले कि देखो कई साल से पंचायती स्तर से महिलाओं का पद निकल रहा है, महिलाएं सिर्फ पोस्टर में आ रही हैं, लेकिन कोई काम वैसा बन नहीं रहा है। मेरा मन कर रहा है कि तुम रिज़ाइन करके इसमें आ जाओ, तुम रिज़ाइन करके राजनीति में आ जाओ। तो मेरे हस्बैंड हमको जिला परिषद में खड़ा किए इसके पहले। तो वहाँ मैं जिला परिषद में खड़ी हुई थी। वहाँ मैंने ये सोचा कि ऊपर वाला हमको ये मौका दिया है तो इसको मैं ईमानदारी से करूँ। कोई भी काम मेरे पास आता है तो उसको मैं खूब डूब के करना चाहती हूँ। तो मैं डोर टू डोर जाना, अपने सारे क्षेत्र में डोर टू डोर जाना शुरू की। मेरे हस्बैंड हमको गाड़ी दिए, तेल दिए, आदमी दिए, और उनके साथ मैं सुबह निकलती थी और शाम को साढ़े 9 10 तक घर आती थी। तो मुझे लगता था खुद से कि अगर ऊपर वाला कभी हमको मौका दिए तो मैं सही ढंग से काम कर सकूं। और सही ढंग से काम करने के लिए नींव का होना नींव जितना ही मजबूत होगा, इमारत उतनी ही मजबूत होगी। तो इसलिए हमने सबको समझने की, माली स्थिति को समझने की कोशिश की कि प्रॉब्लम समाज में कहाँ है, कैसे सुधार की जा सकती है, किस तरह से इसको सपोर्ट किया जा सकता है। तो इस तरह मैंने सबके साथ, ये गांव में घूर होता है वहाँ भी बैठती थी, घर के लोगों के करीब, सबके करीब जाके सबकी मानसिक स्थिति को, अंदर की जितनी जो व्यवस्थाएं हैं उनको समझने की कोशिश करती थी कि आगे हमको प्रॉब्लम ना खड़ा हो किसी तरह से काम करने के लिए। आखिर आप को ख्याल कैसा है जो हम राजनीतिक में आए और सरकारी जॉब से एक बैग त्याग पर देना? देखिए, मैं सशक्त परिवार से हूँ। मेरा मायके भी बहुत सशक्त है। मेरे दादाजी रेलवे चीफ थे, मेरे फादर LIC में DM थे, और मैं ज़मींदार परिवार से हूँ और काफ़ी शिक्षित फैमिली से मैं हूँ। और मेरी शादी भी वैसे ही हुई, अरेंज मैरिज थी। तो मेरे पापा बहुत कुछ, सब कुछ देखकर सुनकर मेरी शादी की है कि किसी तरह की इसको मतलब कमियां ना हो। हर माँ बाप यही सोच के शादी करते हैं। हमको तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, बस पढ़ने का शौक़ था, मैं पढ़ती थी। मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं, तुम पढ़ रही हो तो अपना जॉब कर सकती हो। तो उस सिलसिले में मैं शादी के बाद अपनी पढ़ाई पूरी की, पढ़ाई पूरी करके जॉब भी की, शौक़ से की थी। कंपटीशन देने में भी हमको मेरी कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं थी। हर एग्ज़ाम में मैं पास करती रही, इसलिए कि मैं ज़रूरत से नहीं गई थी, इसलिए मेरे अंदर डर नहीं था कि मैं पास नहीं करूँगी तो मेरा क्या होगा। एक डर होता है, वो डर मेरे अंदर नहीं था, कभी नहीं आया। तो इसलिए मैं पूरी कॉन्फिडेंसली सारे क्वेश्चन का जवाब दी, रिटर्न ओरल सब में पास करती रही। तो जॉब में मुझे हो गया। जब मेरे हस्बैंड फिर कहे कि नहीं, उन्हीं के कहने से मैंने शुरू की थी, जब बोले कि नहीं तुमको राजनीति में आना है, तो हमको लगा कि चलो उन्हीं के साथ, क्योंकि हर महिला चाहती है कि घर में शांति बना रहे। मेन मुद्दा ये है, किसी तरह का मतलब कोई टेंशन हम भी नहीं चाहते थे कि चलो ये करने से ये खुश है, घर में शांति है, परिवार अच्छे से बंधा हुआ है, तो चलो वो भी लड़कियां, महिलाएं कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, है कि नहीं। और उसके बाद मैं राजनीति में उनके कहने से आ गई। तो ये सुधा वर्मा को आप सुन रहे थे, आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब तक के लिए नमस्कार।